डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स मतलब ऐसी कौन सी चीजें होती हैं, कौन से फैक्टर्स होते हैं विच डिटरमाइंस वेदर द एक्शन इज एथिकल और अनएथिकल। ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपका जो एक्शन है वो एथिकल है कि अनएथिकल है। दिस इज नोन एज डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, आप सोर्सेस भी इसको बोल सकते हो। काफी टाइम हम नोट्स में देखते हैं सोर्सेस फॉर एथिक्स नाम का एक टॉपिक होता है। सो बेसिकली डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं वही सोर्सेस भी होते हैं। ओके, सो दोनों में जो कंटेंट होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। सो इसको आपका जानना जरूरी है, जस्ट इन केस आपको आंसर में मेंशन करना पड़ गया और या फिर एथिकल डिलेमा का कोई केस स्टडी आ गया, कोई केस आ गया, इन दैट इट विल हेल्प यू टू solve those questions if you know what are the determinants of ethics. चलो डेफिनेशन देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स रेफर टू द वेरियस फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस व्हाट इज एथिकल और अनएथिकल। ठीक है, वो फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं क्या एथिकल है और क्या अनएथिकल है। अंडरस्टैंडिंग दीज डिटर्मिनेंट्स इज क्रूशियल फॉर एनालाइजिंग हाउ एथिकल प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड। एथिकल प्रिंसिपल्स बनते कैसे हैं, हाउ दे आर अपहेल्ड और वायलेटेड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो आपको जानना ये जरूरी है, डिटर्मिनेंट्स को जानना जरूरी है ताकि आपको पता लग सके कि एथिकल प्रिंसिपल्स बनते कैसे हैं, उनको अपहेल्ड कैसे किया जाता है, या फिर किन क्षेत्रों में, किन कंडीशंस में वो वायलेट हो जाते हैं। ओके, सो लेट अस सी फ्यू डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। पहला है रिलीजन। रिलीजन डिसाइड करता है कि क्या एथिकल है क्या अनएथिकल है। रिलीजन का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है किसी भी देश, किसी भी समाज में। जो एथिकल स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड किस स्टैंडर्ड में है वो, उसका बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट रिलीजन होता है। ठीक है, जैसे इंडिया में वेजिटेरियनिज्म है, लोग वेजिटेरियन है और उसको एक तरीके से वर्च्यू मानते हैं, लोग एक तरीके से एक वैल्यू मानते हैं कि मैं वेजिटेरियन हूं, मैं जीव हत्या नहीं करता हूं, मैं नॉन वायलेंट हूं। ठीक है, तो ये जो वैल्यू बना है इंडिया में, इंडिया के समाज में वेजिटेरियनिज्म का, इसमें रिलीजन का बहुत बड़ा रोल है। लाइक जैनिज्म का बहुत बड़ा रोल है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे कुछ रिलीजन होते हैं हु आर वेरी मच स्ट्रिक्ट अबाउट द रिलीजन। ऑर्थोडॉक्स होते हैं, काफी स्ट्रिक्ट होते हैं, तो उनका समाज भी काफी स्ट्रिक्ट होता है, लीनियंट नहीं होता है। और इंडिया में अगर आप देखो तो इंडिया में डाइवर्सिटी है, एक ही रिलीजन को 10 तरीके से लोग फॉलो करते हैं। जैसे हिंदुइज्म अगर है तो वो यूपी का हिंदू एक टाइप का रिचुअल फॉलो करेगा, साउथ इंडिया का हिंदू दूसरे टाइप का फॉलो करेगा, एंड एवरीबडी गेट अलोंग टुगेदर। ठीक है, कोई लड़ाई नहीं होता है कि यूपी वाला तमिलनाडु में जाके लड़ने नहीं लगता है, तमिलनाडु वाला दिल्ली में आके लड़ने नहीं लगता है। दे ऑल गो अलोंग टुगेदर। सो यहाँ के समाज में टॉलरेंस काफी ज्यादा, एक्सेप्टेबिलिटी काफी ज्यादा डेवलप हुआ है, बिकॉज द रिलीजन इज वेरी मच ओपन एंड एक्सेप्टिंग। ठीक है, नई नई एलिमेंट्स ऐड ऑन होते रहते हैं रिलीजन में। सो दैट इज वाई द कल्चर एंड द एटमोसफियर इज ऑल्सो वेरी टॉलरेंट एंड ओपन। तो रिलीजन का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है एक समाज के एथिकल वैल्यूज सेट करने में। तो देख लेते हैं, मेनी एथिकल प्रिंसिपल्स आर रूटेड इन रिलीजियस टीचिंग्स एंड डॉक्ट्राइन्स। बहुत सारे एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं जो रिलीजियस टीचिंग्स और डॉक्ट्राइन से निकल के आते हैं। जैसे 10 कमांडमेंट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, ये क्रिश्चियन सोसाइटी के वैल्यूज में काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। या फिर 5 प्रिसेप्ट्स इन बुद्धिज्म, फिर ethical guidelines in Hinduism and Islam provides moral guidance to the followers। तो जिस जिस समाज में हिंदुइज्म चलता है, इस्लाम चलता है, तो वहां के जो रिलीजन के जो एथिकल गाइडलाइंस हैं वो समाज को भी एक मॉरल गाइडेंस देता है। तो रिलीजन प्लेज अ बिग रोल इन एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ अ सोसाइटी। एग्जाम्पल के तौर पे जैनिज्म देख सकते हैं। जैनिज्म का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अहिंसा, अहिंसा या अहिंसा। ओके, तो दिस एस्पेक्ट ऑफ जैनिज्म इन्फ्लुएंस्ड महात्मा गांधी बिग टाइम। महात्मा गांधी को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था जैनिज्म के अहिंसा वाले एस्पेक्ट में। उनका, गांधी जी का मेन जो कोर वैल्यू बन गया वही अहिंसा बन गया। उनका जो पूरा स्ट्रगल था इंडिपेंडेंस के लिए, अहिंसा वॉज, नॉन वायलेंस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फैक्टर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल फीचर ऑफ हिज एंटायर स्ट्रगल। तो यहां पे आप देख सकते हो जैनिज्म का कितना बड़ा इंपैक्ट था महात्मा गांधी के ऊपर।
उसके बाद जैन्स strictly adhere to vegetarian diet, avoiding all form of meat and animal products. This practice has popularized vegetarianism in India. ठीक है, वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करने के लिए जैनिज्म का बहुत बड़ा रोल है इंडिया में। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट है फिलॉसफी। आप कौन से फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करते हो, किस फिलॉसफी को मानते हो, वो आपका एथिकल वैल्यू डिसाइड करेगा, एथिकल स्टैंडर्ड डिसाइड करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे पहले पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, वो मोहम्मद अली जिन्ना का जो एग्जाम्पल लिया था और उसके डॉक्टर का एग्जाम्पल लिया था, तो वहां पे हमने यूटिलिटेरियनिज्म और डियोंटोलॉजी के बारे में डिफरेंस सीखा था। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से हमने देखा था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हाउ फिलॉसफी इन्फ्लुएंसेस someone's ethical standards. Philosophers have long debated ethical concepts and their theories provide framework for understanding ethics. क्या ethical है, क्या unethical है, that will depend on which school of thought you belong. For example, Immanuel Kant का है deontological ethics. ओके, इमैनुअल कांट का है डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, जो कि ड्यूटी और रूल्स पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस करता है। जो आपका ड्यूटी है, जो रूल बुक में लिखा है, आपको वर्ड बाय वर्ड उसी को फॉलो करना है, बाकी कुछ भी इधर उधर का नहीं सोचना है। दैट इज डियोंटोलॉजिकल एथिक्स। ठीक है, वो जो डॉक्टर ने अपना प्रोफेशनल एथिक्स को ही फॉलो किया, अपनी ड्यूटी को ही फॉलो किया, ये नहीं देखा कि उसके एक्शन से देश टूट सकता है या देश में इतने सारे राइट्स हो सकते हैं, लोग मर सकते हैं, उसने कुछ नहीं सोचा। उसका जो ड्यूटी था कि मोहम्मद अली जिन्ना के रिपोर्ट्स को वो छुपा के रखेगा, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेगा, वो उसने उसको फॉलो किया। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डियोंटोलॉजिकल एथिक्स। देन इज जॉन स्टुअर्ट मिल का यूटिलिटेरियनिज्म। इसमें रूल्स रेगुलेशन कुछ मैटर नहीं करता, आपके एक्शन से जो ग्रेटेस्ट गुड हो सकता है फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, वो एथिकल है। ठीक है, जैसे अगर उस डॉक्टर ने कॉन्फिडेंशियलिटी के क्लॉज को हटा के वो रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया होता, सबको पता चल जाता कि मोहम्मद अली जिन्ना को टीबी है, वो 2-3 साल में मरने वाले हैं, तो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को सब कुछ वो 2-3 साल पोस्टपोन कर देते और इंडिया का पार्टीशन रुक सकता था। तो ये होता ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। अगर वो डॉक्टर यूटिलिटेरियन होता तो वो उसके रिपोर्ट्स को पब्लिक कर देता। ठीक है, तो यहां पे ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्कूल ऑफ थॉट्स है, एक है डियोंटोलॉजी, एक है यूटिलिटेरियनिज्म। ओके, ये जॉन स्टुअर्ट मिल का है। यहाँ पे हर वो एक्शन जो ग्रेटेस्ट गुड करता है, भलाई करता है, ज्यादातर लोगों की ज्यादातर भलाई करता है, वो यूटिलिटेरियन एक्शन है। और कोई भी एक्शन जो इस थॉट से लिया गया है वो सही है अंडर यूटिलिटेरियनिज्म। और डियोंटोलॉजी में आपको सिर्फ रूल्स फॉलो करना है, अगर आपने रूल्स फॉलो किया है तो इट इज मॉरल, और रूल्स नहीं फॉलो किया है देन इट बिकम्स इमोरल। सो दीज आर फ्यू स्कूल ऑफ philosophies which determines your action as ethical or unethical. उसके बाद है कल्चर एंड सोसाइटी। आप जिस कल्चर को बिलोंग करते हो, जिस सोसाइटी को बिलोंग करते हो, उनके अपने सेट ऑफ वैल्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो चाइना का है फिलाल पाइटी। फिलाल पाइटी का फिलियल पाइटी, इसका मतलब है कि आप बड़ों का रेस्पेक्ट कर रहे हो, आप अपने एल्डर्स का रेस्पेक्ट कर रहे हो। तो एशियन सोसाइटी में, चाइनीज सोसाइटी में फैमिली का रेस्पेक्ट करना, एल्डर्स का रेस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगेंस्ट वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर में रेस्पेक्ट करते हैं मगर उतना ज्यादा वो सीरियसली नहीं लेते हैं, ना बड़ों के साथ रहते हैं, ना उतना ज्यादा अटैचमेंट और रेस्पेक्ट फैक्टर नहीं होता है जितना चाइनीज कल्चर में होता है। ठीक है, तो फिलियल पाइटी इज वन ऑफ द ethical values that comes from the Chinese society. So in many Asian cultures, the concept of filial piety, respect for parents and elders is deeply embedded. ये इंडिया में भी काफी हद तक देखा जाता है, हालांकि आजकल थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, बट इंडिया में भी एल्डर्स को लेके लोग बहुत ज्यादा सीरियस रहते थे, एटलीस्ट एक जनरेशन पहले तक रहते थे। यूएस में कभी नहीं रहता ना, बड़े बच्चों को लोग लेके इतना सीरियस होते हैं, 18 के होते ही 20 के होते ही यू मूव आउट ऑफ द हाउस, और ना बच्चे बड़ों को लेके इतना ज्यादा सीरियस होते हैं। हाँ, कभी 2-4 महीने 6 महीने में एक बार मिल लिया तो मिल लिया, दैट्स इट। वो कभी क्रिसमस में मिल लिया, दैट्स इट। उससे ज्यादा वो कांटेक्ट भी नहीं रहते, सब कोई अपना अपना इंडिपेंडेंट जीते हैं। ठीक है, सो this cultural value influences ethical behavior, guiding individuals to care for their aging parents and respect
अथॉरिटी फिगर। तो ये जो वैल्यू सिस्टम बना है एशियन कल्चर में, इसके वजह से जो पेरेंट्स हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी ओल्ड एज में सेवा होती रहती है घर में। ठीक है। और वेस्टर्न कल्चर में इट इज वेरी कॉमन कि पेरेंट्स दे मोस्टली डाई इन ओल्ड एज होम्स। ठीक है, ये वहां पे बड़ा कॉमन है और उसको बुरा भी नहीं माना जाता, इट्स वेरी नॉर्मल कि पेरेंट्स जो है वो एक एज के बाद ओल्ड एज होम में शिफ्ट हो जाते हैं और वहीं पे उनकी डेथ होती है, वहीं पे केयर टेकर्स होते हैं, वही उनका ध्यान रखते हैं, बच्चे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं वहां पे। जबकि एशियन सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में, पेरेंट्स, एल्डर्स, दे ऑल आर टेकन केयर बाय द फैमिली मेंबर्स, द यंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली। ठीक है। so this is the difference between, this is the value system which we get from different type of cultures and society. सही गलत कुछ नहीं है, वेस्टर्न भी अपने हिसाब से सही है, उनके हिसाब से वो लोग सही है, और इंडिया में इंडिया के हिसाब से हम लोग सही है, चाइनीज के हिसाब से चाइनीज सही है। यहाँ पे सही गलत जज नहीं कर रहे हम लोग, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस कल्चर से किस टाइप के वैल्यूज आते हैं। ओके। अगेन हम देखते हैं कल्चर एंड सोसाइटी का एग्जांपल। यहाँ पे जो ट्राइबल लोग हैं, होते हैं, जो इंडिजिनस लोग होते हैं, वो नेचर को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अनलाइक सिटी के लोग, टाउन के लोग, जो नेचर को उतना ज्यादा वैल्यू नहीं करते हैं। ठीक है, ना नेचर के क्लोज रहते हैं, ना उसको वैल्यू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंडिजिनस कल्चर्स ऑफन हैव स्ट्रॉन्ग एथिकल प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग द स्टुअर्डशिप ऑफ एनवायरनमेंट, emphasizing the importance of living in harmony with nature and preserving it for the future generation। तो जो सस्टेनेबिलिटी का फैक्टर जो है, वो सबसे ज्यादा इंडिजिनस कल्चर्स और ट्राइबल कल्चर्स में हमें देखने को मिलता है। जो नॉर्मल जो शहर के लोग हैं, उनको सिखाया जा रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, बट इंडिजिनस कल्चर्स इसको फॉलो करती आ रही हैं इन देयर रियल लाइफ। तो ये कल्चर एंड सोसाइटी से एक और वैल्यू हमें देखने को मिलता है, which comes from culture and society. If you belong to an indigenous group, these values will automatically come into you. ओके। नेक्स्ट है लॉ। लॉ भी एक समाज का एथिकल स्टैंडर्ड डिसाइड करता है। पहले तो समाज है, सोसाइटी है, अगर सोसाइटी डेमोक्रेटिक है तो वो लॉज भी ऐसे अच्छे वाले बनाएगी। जैसे इंडिया जब आजाद हुआ, तब इंडिया के जो फाउंडिंग फादर्स थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी में जो लोग थे, जो पार्लियामेंटेरियंस थे, उनके एथिकल स्टैंडर्ड्स बहुत हाई थे। उनको लगता था देश में इक्वालिटी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स होने चाहिए। तो उन्होंने उस हिसाब से लॉ बना दिए, और अब वो जो लॉ बन गए हैं, वो आज के समाज को कंट्रोल कर रहे हैं, आज के समाज को दिशा दे रहे हैं कि किस तरीके से आपको चलना चाहिए। तो पहला है एक सोसाइटी, अ गुड सोसाइटी मेक्स गुड लॉ एंड अ गुड लॉ मेक्स अ गुड सोसाइटी, इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है। तो यहां पे हम देख सकते हैं, डेमोक्रेटिक सोसाइटीज ऑफन वैल्यू प्रिंसिपल सच एज जस्टिस, इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट्स विच आर रिफ्लेक्टेड इन देयर लीगल सिस्टम। जैसा डेमोक्रेटिक सोसाइटी होगा, वैसा ही हमारा लीगल सिस्टम बनेगा। ओके। जैसे लॉ अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड करप्शन, फॉर इंस्टेंस, आर रूटेड इन दीज एथिकल वैल्यूज। एथिकल वैल्यूज एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में एथिकल वैल्यूज होते हैं अबाउट इक्वालिटी, जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स। उस हिसाब से हम लॉज बनाते हैं विच इज अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड विच इज अगेंस्ट करप्शन। ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल जो आप अपने एग्जाम में कोट कर सकते हो, दैट इज शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। पहले इंडिया का जो समाज था काफी अनइक्वल था, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को काफी, उनको वायलेंस का सामना करना पड़ता था, एट्रोसिटीज का सामना करना पड़ता था फ्रॉम दी हायर कास्ट। तो इस चीज को रोकने के लिए, समाज को इक्वल बनाने के लिए, दिस लॉ वाज पास्ड। अब अगर कोई शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब पे किसी भी टाइप का जुल्म करता है, एट्रोसिटी करता है, दे आर बुक्ड अंडर दिस लॉ, जिसके प्यूनिटिव एक्शंस जो हैं वो काफी स्ट्रिक्ट होते हैं, काफी स्ट्रिंजेंट होते हैं, इसमें सजा काफी ज्यादा मिलती है कंपेयर टू नॉर्मल क्राइम्स। ठीक है। तो दिस लॉ इंश्योर्स कि कोई जनरल कास्ट का व्यक्ति, हायर कास्ट का व्यक्ति, किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब पे कोई टाइप का अत्याचार ना कर सके। ओके। इट प्रिवेंट्स द जनरल कास्ट फ्रॉम बीइंग वायलेंट, from any kind of injustice against scheduled caste and scheduled tribes. So this law seeks to prevent atrocities against scheduled caste and scheduled tribes, reinforcing the ethical principles of social justice, equality and protection of vulnerable groups। ठीक है। तो ये एथिकल प्रिंसिपल्स जो है, जो सोशल जस्टिस वाला एथिकल प्रिंसिपल है, इक्वालिटी है और प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स, इन वैल्यूज को ये
अपहेल्ड करता है। ओके, देन कम्स फैमिली एंड एजुकेशन। फैमिली आपकी कैसी है, किस टाइप के वैल्यूज देते हैं, वो भी डिसाइड करता है क्या एथिकल है क्या अनएथिकल है। ठीक है, family upbringing and education system significantly impact ethical development. Parents, teachers and mentors instill moral values and ethical behavior in a children from young age. values आपको सबसे पहले घर से मिलते हैं। अगर आप देखोगे इंडिया के जो अभी रिसेंट नोबेल लॉरेट्स हैं, जैसे प्रोफेसर अभिजीत बैनर्जी है या प्रोफेसर वेंकट रमन है, ये खुद भी ऐसे फैमिली से आते हैं जो एकेडेमिया में थे, इनके पेरेंट्स भी एकेडेमिया में थे, तो इनको घर से ऐसे वैल्यूज मिले हैं जिसके वजह से ये बहुत अच्छा इन लोगों ने एकेडेमिया में काम किया। इट्स नॉट जस्ट बीइंग इंटेलिजेंट, ये सिर्फ नोबेल प्राइज इसलिए नहीं जीता क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट थे, इंटेलिजेंट लोग और भी जगह पे होंगे, बट नॉट एवरीबडी विंस नोबेल प्राइज। इनको वैल्यूज बहुत अच्छे मिले अपने फैमिली से। वैल्यूज आपको ना लाइफ में दिशा देता है, स्टीयरिंग देता है। इंटेलिजेंस जो है वो एक्सेलरेशन का काम करता है, जितने इंटेलिजेंट होगे उतने स्पीड से आगे बढ़ोगे, मगर वैल्यूज आपको स्टीयरिंग का काम करता है। ठीक है, जैसा वैल्यू मिलेगा वैसा आपको लाइफ में दिशा मिलेगा। तो एक्सेलरेशन और स्टीयरिंग दोनों जरूरी होता है इन ऑर्डर फॉर योर लाइफ टू मूव इन अ प्रॉपर वे। खाली इंटेलिजेंस और वैल्यूज नहीं है तो आप किसी पेड़ से या डिवाइडर से भिड़ जाओगे, तो स्टीयरिंग होना भी बहुत जरूरी है। तो दिस इज व्हाट वैल्यू प्रोवाइड्स। सबसे पहला जो वैल्यू मिलता है वो फैमिली से मिलता है, उसके बाद एजुकेशनल सिस्टम से मिलता है। ठीक है, तो फैमिली एंड एजुकेशन ऑल्सो डिटरमाइंस व्हाट इज एथिकल, व्हाट इज अनएथिकल फॉर यू। ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो सोर्स ऑफ ethics. Then comes प्रोफेशनल कंडक्ट। आप किस प्रोफेशन में हो वहां से भी डिसाइड किया जाता है कि क्या एथिकल है क्या अनएथिकल है। योर प्रोफेशन इज ऑल्सो अ बिग डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स एंड अ बिग सोर्स ऑफ एथिक्स। ठीक है, अगर आप डॉक्टर हो तो यू हैव टू फॉलो द मेडिकल एथिक्स, अगर आप लॉयर हो तो लॉयर्स के जो एथिक्स एथिकल स्टैंडर्ड्स है उसको फॉलो करना होगा, अगर आप सिविल सर्वेंट हो यू हैव टू फॉलो दी फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज। सिविल सर्वेंट्स के अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसको आपको मानना है। तो प्रोफेशन भी आपको एथिकल वैल्यूज देता है। ठीक, मेनी प्रोफेशंस हैव एस्टैब्लिश्ड एथिकल गाइडलाइंस एंड कोड ऑफ कंडक्ट। फॉर एग्जांपल मेडिकल एथिक्स आर गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स लाइक डू नो हार्म, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ठीक है, एज आउटलाइन बाय वेरियस और आउटलाइन बाय ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वेरियस मेडिकल एसोसिएशंस। तो ये कुछ मेडिकल एथिक्स के वैल्यूज हैं। डू नो हार्म, किसी का आपको पेशेंट को सही करना है, उसको उल्टा हार्म नहीं कर देना है। ठीक है, यू कैनॉट डू हार्म डिलिबरेटली टू एनीवन। इसीलिए यूथनेशिया इतना बड़ा इशू, एक मेडिकल डिलेमा आ जाता है कि आप पेशेंट को मार रहे हो जबकि आपके एथिकल स्टैंडर्ड्स में डू नो हार्म का एक क्लॉज होता है। सो यूथनेशिया इस वजह से हमेशा एक डिलेमा सिचुएशन होता है। उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी, वही मोहम्मद अली जिन्ना वाला एग्जांपल, आपको पेशेंट का रिकॉर्ड पब्लिक नहीं करना है। कभी कभी पब्लिक सेफ्टी के वजह से आपको बोलना पड़ता है, जैसे कोई अगर सीवियरली इन्फेक्टेड है और उसके थ्रू और लोगों को भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो पब्लिक सेफ्टी के लिए मे बी आप ये कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज को ब्रेक करते हो, बट अदरवाइज अ डॉक्टर इज नेवर सपोज टू मेंशन एनीथिंग अबाउट द पेशेंट इन पब्लिक। देन इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट, आपको पेशेंट को सब कुछ बताना है, समझाना है और उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करना है। इंडिया में उतना ज्यादा ये प्रचलित नहीं है, बट अमेरिका में अगर आप जाओगे तो अमेरिका में डॉक्टर आपसे वो 2 मिनट देख के 5 दवाई देख के आपको भगा नहीं देता है। वहां पे डॉक्टर के साथ अगर आपका अपॉइंटमेंट है तो वो घंटा 2 घंटा चलता है, बहुत सारी वो आपको समझाता ही रहता है, इस दवाई से ये होगा वो होगा, इससे इतने साइड इफेक्ट हो सकते हैं, वो पूरा 2 घंटे का क्लास लेक्चर लेता रहेगा आपका। तो इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट इज अ वेरी सीरियस थिंग इन यूएस। इंडिया में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो 2 मिनट आपको देखता है, 4-5 दवाई देता है, छुट्टी। ठीक है, वो तो हर एक घंटे में 20 पेशेंट देख रहा होता है इंडिया में, जबकि यूएस में वो पूरे दिन में सिर्फ 8 पेशेंट देख सकता है, ओनली 8 पेशेंट्स। ठीक है, ये बहुत सारे स्टेट्स में ऐसे रूल है कि आप बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ पेशेंट्स ही देख सकते हो, अगर आपने 20 पेशेंट देख लिए तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा वहां पे। okay, so this is professional conduct and professional ethics. So these are certain um,
डिटर्मिनेंट्स विच दीज आर सर्टेन फैक्टर्स विच डिटरमाइंस क्या एथिकल है और क्या अनएथिकल है। तो अगर डिटर्मिनेंट पे आपके क्वेश्चन आया तो ये कुछ एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हो एंड आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके